हेलो गाइस, मैं हूं नरेंद्र खवादे और हम ये संविधान का भाग 3 लेके आए हैं। संविधान के भाग में हमने राष्ट्रपति तक आर्टिकल नंबर लगभग हमने 60 तक कवर कर लिया था। 61 तक हम आर्टिकल नंबर 62 से अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद हो चुका था जिसका उल्लेख हमने आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक पढ़ा था। अब पढ़ने वाले उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का तो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पद इसका सर्वोच्च स्थान होता है। इसके राष्ट्रपति पद का इसका सर्वोच्च स्थान होता है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद नंबर 63 के तहत राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता वही 35 वर्ष होता है। भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, इसको 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदन। जो राष्ट्रपति था उसको 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्ताव 20 अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देखो कि अभी तक जो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, राधाकृष्णन थे। फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप, बीडी जत्थी, उसके बाद था हिदायतुल्ला, उसके बाद वेंकट रमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू। इसमें से कुछ लोग थे जो राष्ट्रपति भी रहे, जैसे कि जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जत्ती, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, वेंकट रमन और यहाँ से शंकर दयाल शर्मा। और बस ये जो 6 लोग थे ये ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी वेंकैया नायडू है जो कि अभी तक है 2017 से। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है संविधान सभा के अनुच्छेद नंबर 66 से इनका निर्वाचन होता है। इसमें उल्लेख है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। अगले उपराष्ट्रपति की नियुक्ति ना होने पर इनका कार्यकाल नियुक्त हो उनके पहले इनका नियुक्त कर दिया जाता है। इनका मासिक वेतन 4 लाख तक होता है। अभी 4 लाख करंट में। उपराष्ट्रपति के जो कार्य अधिकार होते हैं कि जब कभी राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। उसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 65 में है। आर्टिकल नंबर 65। ठीक है, अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति उसका पद संभालेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा तो वह बतौर उपराष्ट्रपति से जुड़े कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। इस स्थिति में भारत में तब आई थी जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अहमद का निधन हो गया था। उस समय पे जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद तुरंत बीबी गिरी और फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद बीडी जत्री को उपराष्ट्रपति का पद संभालना पड़ा था। ठीक है, अगर वो राष्ट्रपति बन जाता है तो उपराष्ट्रपति के पद पर जो उसके कर्तव्य बनते, दायित्व बनते, वो कार्य का वो निर्वहन नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल नंबर आपको पता होना चाहिए 66। आर्टिकल नंबर 65 पढ़ा अपन ने, 66 पढ़ा, 63 पढ़ा। 63 उपराष्ट्रपति का पद बताता है, निर्वाचन 66 बताता है, 65 जो है उनके अधिकारों के बारे में और उसका जो उसके न होने पर, राष्ट्रपति न होने पर उपराष्ट्रपति का जो पद होता है उसके बारे में बताता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर जो 67, 68, 71 द्वारा राज्यसभा में बहुमत प्राप्त करके उपराष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति से पद से हटाना है तो आर्टिकल नंबर 67, 68, 71। मंत्रिपरिषद क्या होती है? संविधान सभा के आर्टिकल नंबर 74 में राष्ट्रपति के लिए उसके दायित्व के निर्वहन की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या होगी, कुल सदस्य संख्या के 15% से कम होनी चाहिए तथा न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है। इस स्थिति में राज्य और केंद्र, ये स्थिति जो सीमा तय की गई है राज्य और केंद्र दोनों के लिए है। क्लियर है? मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है, राष्ट्रपति लोकसभा से स्पष्ट बहुमत प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करेगा और उनके नामों की सूची राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उन मंत्रियों को शपथ दिलाता है। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, बशर्ते 6 माह के भीतर उसे सांसद अथवा विधायक की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। तो ये थे प्रमुख राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री जो है संविधान के आर्टिकल नंबर 74 में उसका उल्लेख करता है। नियुक्ति आर्टिकल नंबर 75 के तहत होती है। शक्ति जो है संसदीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की जो होते शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है। वह मंत्रियों के बीच मंत्रालय का आवंटन करता है। संविधान के आर्टिकल नंबर 78 के अनुसार संसद में विधान संबंधित निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है।
राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री आदि की स्वीकृति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर देता है। क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कुछ ऐसे थे कि जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का चला था। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए 1964 में, ताशकंद समझौता होता है 1966 में और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद फिर इंदिरा गांधी बन जाती है। अब समझ सकते हो इंदिरा गांधी बन रही प्रधानमंत्री तो क्या हुआ होगा यहाँ पे, है ना। पहली महिला राज्यसभा सांसद से बस सीधे प्रधानमंत्री बनी थी यार, सबसे पहली महिला थी ये, है ना। बोला जाता है इंदिरा गांधी सबसे धांसू प्रधानमंत्री थी, ऐसा बोला जाता है, पर पता नहीं, अपन ने देखा नहीं। मोरारजी देसाई जी 1970 में, फिर चौधरी चरण सिंह आए 1979 में, फिर इंदिरा गांधी फिर अगेन 1980 में। राजीव गांधी साहब आए 1984 में निपट गए। ये यंगेस्ट थे, याद रखना है ना, यंगेस्ट। वीपी सिंह 1989 में आते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था तो वो थे वीपी सिंह। चंद्रशेखर 1990 में आते हैं। वीपी नरसिम्हा राव, त्यागपत्र दिया था भाई साहब ने, ठीक है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में आते हैं। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का होता है अटल बिहारी वाजपेयी का, कुछ 13 दिन का कुछ होता है ना। एच.डी. देवगौड़ा 1996 में आते हैं, विधायक से सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, है ना। एच.डी. देवगौड़ा जो सीधे 1996 में बनते हैं, विधायक थे, विधायक से इनको सीधे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इंद्र कुमार गुजराल 1997 में आते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी अगेन 1999 में आते हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह 2004 में आते हैं। फिर नरेंद्र मोदी भाई साहब आते हैं 2014 में, तो अभी कंटिन्यू है। नोट एक गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और एक बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में और एक बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में। भारत का उप प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के उप प्रधानमंत्री कुछ थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे 1947 में, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राव चौधरी चरण सिंह और एक बालकृष्ण आडवाणी, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी। ये चौधरी चरण सिंह है ना और चौधरी देवीलाल, है ना। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो मोरारजी देसाई थे और चौधरी चरण सिंह थे, ये वो थे जो प्रधानमंत्री पद भी संभाला इन्हें, उप प्रधानमंत्री पद भी संभाला है। इनके बारे में आप याद रखिए, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। इसका देख लिया कुछ संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के बाद हम पढ़ने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। तो संघीय कार्यपालिका में क्या है, भारत के संसद का गठन राष्ट्रपति लोकसभा मिलकर, संसद का जो गठन होता है वो बनता है राष्ट्रपति लोकसभा मिलकर करते हैं। राज्यसभा जो थी, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा का, आर्टिकल नंबर 79 में लोकसभा का, और नहीं 79 में लोकसभा का संसद का है और 81 में राज्यसभा का है। देखते हैं यहाँ पे भारत संविधान के आर्टिकल नंबर 80 में ही राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। उच्च सदन, इसे उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति जो होता है वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। राज्यसभा का अधिवेशन 2 बार। राज्यसभा के किन्हीं भी 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अवकाश नहीं होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य की योग्यता क्या होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य की योग्यता 30 वर्ष। अभी हमने पढ़े, क्या पढ़े थे हमने, एक पढ़ा थे हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जिनकी योग्यता 35 वर्ष होती है, और उसके बाद हमने प्रधानमंत्री पढ़ा। प्रधानमंत्री की योग्यता कितनी होगी, प्रधानमंत्री का योग्यता होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। क्यों 25 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा की उम्र होती है 25 वर्ष होती है सदस्य की, लोकसभा सदस्य ही उसमें से प्रधानमंत्री मनोनीत होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे राज्यसभा की जो सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। शक्ति एवं कार्य की बात करें तो जब भी कोई बिल या विधेयक लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा की स्वीकृति के बिना वह कानून नहीं बन सकता है। क्लियर हो गया, पहले लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता है। केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है, कौन कौन से, कि आर्टिकल नंबर 312 के तहत वह अखिल भारतीय सेवा का सृजन करेगा।
आर्टिकल नंबर 249 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है। इसका उपयोग 1952 और 1986 में भी हो चुका है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल होता है। राष्ट्रपति जो और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होता है कौन? राज्यसभा के सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं राज्यसभा के सदस्य। यह 1 माह से अधिक आपातकाल लागू करना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। 1 महीने तक अगर करना है तो लोकसभा कर सकती है, 1 महीने से अधिक करना है तो राज्यसभा से सपोर्ट लेना होगा। यह था राज्यसभा। अगला देखो लोकसभा की बात करें तो भारत में आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा का वर्णन है। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। क्लियर हो गया। यह भारतीय संसद का निम्न सदन बोला जाता है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भाग लेते हैं। क्लियर हो गया। पहले तो उसमें इसकी संख्या जो है 552 है, 552 है, बट वर्तमान में इनकी संख्या 545 सदस्य ही इसमें मतलब अभी सिलेक्टेड मतलब निर्वाचित हुए हैं। यह कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्लियर है। लोकसभा की शक्ति क्या क्या होती है भैया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा राज्यसभा साथ मिलकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटा सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का नेता को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है। जो कैबिनेट मंत्री जो मंडल का गठन होता है उसमें जो विपक्ष का नेता होता है उसको भी एक मंत्री का पद का जो दर्जा होता है ना वो होता है। संसद सदस्य का अधिकार की अगर बात करें तो सदस्य किसी भी सांसद को सदन के बैठक के 40 दिन पूर्व तथा बैठक समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखो इंटरेस्टिंग चीज, कोई भी सांसद है ना भैया अगर उसकी बैठक है तो उसको 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके बाद संसद सदस्य की समाप्ति कब हो सकती है कि किसी भी सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह सूचनाओं के सदन में 60 दिन जो बिना सूचना के सदन में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो हो सकता है उसकी समाप्ति हो जाती है। यदि वह अपने पार्टी के विरुद्ध वोट डालता है तो भी समाप्ति हो जाती है। यदि वह स्वेच्छा से अपनी सदस्यता त्याग कर दे तो 3 कंडीशन है जिसमें उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यहाँ पे हमारे देश राज्य है उनकी कुछ लोकसभा है, राज्यसभा का वर्णन है। अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र ये सारे राज्य हमारे राज्य और उनकी लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा सीटों के वर्णन है। तो इसमें इंटरेस्टिंग देखो सबसे अधिक जो है लोकसभा सीटें है 80। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ये सबसे ज़्यादा आप याद रखो, सबसे अधिक वाला। और विधानसभा सीटें 404। सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम तो यहाँ 1-1 दिख रही है। आप विधानसभा को नोटिस कीजिए, सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पे है? तो ये 40 है मिजोरम में और उसके बाद मिजोरम में सबसे कम। ये तो 25 ही है ना, अभी और होगा 30 पांडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें। क्लियर है। सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पे? पांडुचेरी में। यहाँ 40 है। सबसे कम विधानसभा सीटें अगर बात करें तो पांडुचेरी हो जाएंगी और सबसे अधिक की बात करेंगे तो 404 कहाँ हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। तो ये लिस्ट आपको दी है, आप इसको पढ़ ले आराम से। अब देखते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है अपनी शपथ एक सांसद के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना जो शपथ है वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, गणेश वासुदेव यहाँ लिखा है ना, ये अभी तक के पूरे नाम थे जो अभी तक थे। अभी तक मीराबाई और सुमित्रा महाजन ये दोनों महिला थी जो अध्यक्ष लेडीज महिला थी। तो सबसे पहले लेडीज महिला कौन थी? मीरा कुमार थी, 2003 में हुई थी। गणेश वासुदेव मावलंकर का नाम याद रख लीजिए आप सबसे पहला। और अभी जो है मीराबाई सबसे पहली महिला। ठीक है, ये 1952 याद रख लीजिए और ये 2003 याद रख लीजिए। बाकी याद रहे ना रहे, लेकिन दो चीज जरूर याद रख लीजिए। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अनंत सहनमय ये उपाध्यक्ष थे लोकसभा के। ठीक है, तो इनके बारे में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? PM सईद, याद रखना, ये भी याद रख लीजिए, PM सईद। उसके बाद संसद के जो सत्र होते हैं, प्रमुख सत्र देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है कि संसद व्यवस्था में प्रमुख रूप से 3 सत्र होते हैं
किन्हीं दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अवकाश नहीं होना चाहिए। बजट सत्र होता है मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र होता है ना, ये इसमें इस दौरान आम बजट, रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है। मानसून बजट ये जुलाई अगस्त में आता है और शीतकालीन बजट जो होता है ये नवंबर दिसंबर में माह में आता है। संसद की कुछ शब्दावली है जैसे इस्तेमाल होती है, जैसे विघटन मतलब क्या होता है, केवल लोकसभा को ही विघटन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन होती है। ये दो प्रकार से होता है विघटन। कैसे, 5 साल की कार्यकाल समाप्त होने पर लोकसभा का विघटन हो जाता है और राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद नंबर 85 के अंतर्गत हम फिर लोकसभा का विघटन हो जाता है। छत्रावसान क्या होता है, यह मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि सदन स्थगित हो तब भी छत्रावसान किया जा सकता है। स्थगन क्या होता है, यदि सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्र के होने वाला, ये जो होता है ना स्थगन, ये संसद पीठासीन अधिकारी द्वारा जो सत्र में होने वाला एक लघु विराम होता है जो कि कुछ मिनटों से लेके कुछ दिनों तक भी हो सकता है। संसद में विधायी प्रक्रिया कैसी होती है, संसद में जो प्रस्तुत विधेयकों को 2 वर्गों में बांटा गया, एक साधारण विधेयक, धन विधेयक, ठीक है। तो संविधान के आर्टिकल नंबर जो 107 में है, इसमें साधारण विधेयक का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जब विधेयक को संसद के सचिवालय को भेजा जाता है तो वहां से अध्यक्ष द्वारा मतदान के बाद उसे मंजूरी मिल जाती है, तब यह मान लिया जाता है कि संसद द्वारा प्रथम वाचन में विधेयक को स्वीकृति मिल चुकी है। 2 दिनों बाद पुनः उस विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है सदन में, उसे द्वितीय वाचक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में जाता है और मतदान द्वारा मंजूरी मिलने पर लोकसभा, सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में जाएगा, वहां से फिर वो मिलने के बाद वो लोकसभा प्रमाण पत्र के साथ राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल नंबर 110 में किया गया है। यदि राज्यसभा द्वारा विधेयक जो कि लोकसभा स्वीकृति के साथ भेजा गया है, अगर उसे 14 दिनों के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो यह समझा जाता है कि उस विधेयक को राज्यसभा की स्वीकृति मिल गई है। अगर राज्यसभा की स्वीकृति जब देता है तो अपने पास रख लेता है तो समझा दिया जाता है कि उसको स्वीकृति मिल चुकी है। देखो, धन विधेयक है पहले लोकसभा में जाता है, इंटरेस्टिंग चीज ये है। और जो साधारण विधेयक जो नामी है साधारण, किसी भी लोकसभा में जा सकता है और राज्यसभा में भी जा सकता है। साधारण विधेयक जो है ना, उसको किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों चीज में इंटरेस्टिंग चीज याद रख लीजिए। धन विधेयक केवल लोकसभा में तथा केवल राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रस्तावित किया जाता है। किसी भी विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। धन विधेयक को केवल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। यदि विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलती है तो उसे भारतीय गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है और वह कानून का रूप ले लेता है। भारतीय गजट है ना, तो ये एक भारतीय गजट का मतलब होता है एक न्यूज़पेपर एजेंसी होती है, वहाँ पे ऐसा एक बाकायदा न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है, उसमें वहाँ पे होता है। संसद की समिति है ना, संसद की कुछ कमिटीज हैं, वो उन्हें बनाई गई थी। वो कमेटी जो जिन विषय पे काम करती है उनके बारे में, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है संसदीय समिति, लोक लेखा समिति, इसमें राज्यसभा के 7 सदस्य, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, काम के करते विभिन्न मंत्रालय की ब्यौरा रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा के होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, प्राक्कलन समिति राज्यसभा के अंतर्गत होती है, सरकार के वित्तीय नीतियों के विषय में सुझाव देती है। विशेषाधिकार समिति जो होती है, राज्यसभा के 5 सदस्य, लोकसभा के 10 सदस्य होते हैं। संसदों के सदनों का उल्लंघन या अध्यक्ष के विशेषाधिकार उल्लंघन की जांच करना होता है इनका काम। सार्वजनिक उपक्रम समिति 7 सदस्य राज्यसभा के, 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं। नियंत्रण और महालेखा परीक्षकों के समीक्षा परिवेश की समीक्षा करते हैं। प्रवर समिति समेन का विधेयकों की समीक्षा, दोनों 30 सदस्य होते हैं। उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति 11 सदस्य राज्यसभा के, 15 सदस्य लोकसभा के, सरकारी विधेयकों का समय निश्चित करने हेतु सिफारिश करती है। ये संयुक्त प्रवर समिति, इसमें 15 सदस्य राज्यसभा के, 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, विधेयकों की समीक्षा करते हैं। नियम समिति, ये समिति में टोटल कितने होते हैं, 31 सदस्य होते हैं, 16 राज्यसभा के, 15 लोकसभा के। इसमें सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन मामलों पर विचार करते हैं। याचिका समिति में 25 सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा के, 15 लोकसभा की। याचिकाओं की जांच करना एवं शिकायतों को लोकसभा तक पहुंचाना, ये होती है प्रमुख समिति है जो बनाई गई है संसद के अंदर, जो संसद को सुचारू रूप से सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाती है। संघ द्वारा प्राप्त इसी राजहत एक निधि से जमा किए जाते हैं, जिन्हें भारत की संचित निधि कहते हैं। और संचित निधि से धन निकालने के लिए एक विधेयक अधिनियम पारित हुआ, आर्टिकल नंबर 266 इसके बारे में उल्लेख करता है।
एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। संचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो होते हैं सीजीए, इनके वेतन जो भत्ते होते हैं ये आर्टिकल नंबर 266 और आर्टिकल नंबर 267, ठीक है। तो 266 में इसका उल्लेख है। आकस्मिक निधि, इस निधि से गठन 1950 में हुआ था। इस निधि का उपयोग आपातकाल के दौरान किया जाता है। आर्टिकल नंबर 267 और 266 क्लियर हो गया। अब सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो देश के शीर्ष मंत्री न्यायालय है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है 1+33 है। क्लियर हो गया। न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, निम्न योग्यता तो होती है कि वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक उसने वकालत करी हो, ठीक है। इसमें देख लो, उच्च न्यायालय जो होता है, न्यायाधीशों का कोई न्यूनतम आयु नहीं होती है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। आर्टिकल नंबर 124 जो है के तहत न्यायाधीशों की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और 24(6) है, ठीक, 24(6) और आर्टिकल नंबर 125 में वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। क्लियर हो गया। ये जिनकी सैलरीज है, लेकिन ये थोड़ी चेंज होती रहती है, तो ये थोड़ा पुराना है, इसको आप थोड़ा देख लो। पहले ये थी, बाद में थोड़ी चेंज हो चुकी थी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कार्य की आयु जो है 65 वर्ष तक होती है। न्यायाधीशों का पर महाभियोग जो लगा है अभी तक, वो 3 न्यायाधीश थे, वी रामास्वामी, सौमित्र सेन और पीडी दिनाकर सिक्किम के थे, सौमित्र सेन कलकत्ता के थे और वी रामास्वामी, इन 3 न्यायाधीश थे अभी तक में जिनके ऊपर महाभियोग लगा गया है। आर्टिकल नंबर 124 का जो 4 है वो ये बोलता है कि न्यायाधीशों पर महाभियोग का उल्लेख दर्शाता है। आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर जो था 124 चौथे में न्यायाधीशों के वहाँ पर महाभियोग का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो है 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राज्य एवं संघ के मध्य विवादों को सुलझाने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 131 है ना, 131। आर्टिकल नंबर 132 132 क्या है के अनुसार भारत का नागरिक उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। 132 इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। और आर्टिकल नंबर 143 क्या है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति को अपना सुझाव दे सकता है। तो ये था सर्वोच्च न्यायालय। ये अगला हम पढ़ने वाले हैं, अगला जो बनेगा, हमने अब संघ कार्यपालिका पढ़ चुके हैं, अब हम राज्य कार्यपालिका पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं, गुड लक।